विकास एक बार फिर से आपके लिए भौतिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बल या फोर्स लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक पे। बल। दोस्तों बल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बल क्या है और इसके क्या उपयोग होते हैं। तो अगर सरल शब्दों में हम लोग इसकी परिभाषा या डेफिनेशन इसकी जानेंगे दोस्तों, तो बल एक धक्का या खिंचाव होता है जो वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। वस्तु की स्थिति को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, चाहे वो कोई धक्का हो या खिंचाव हो, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको और अच्छे से बात करें या इसकी कोई दूसरी डेफिनेशन देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि बल वह वाह कारक है। वाह होता है वस्तु में, निहित अंतर गुण कोई नहीं होता ये। तो बल वह वाह कारण है या कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था यानी उसकी स्टेट को चेंज कर सकता है, उसकी आकृति, साइज, उसका आकार, शेप या उसकी स्थिति, पोजीशन, इनको परिवर्तित करता है या इनको परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों, तो यह होता है बल। यह एक भौतिक कारक होता है दोस्तों। और बल एक सदिश राशि होती है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ में बल लगाते हैं तो किसी दिशा में पुश करते हैं या किसी दिशा में खींचते हैं, तो बल कैसी होती है, सदिश राशि। मैंने इनकी डेफिनेशन लिखी है, आप लोग देख सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है, या हम और अच्छे शब्दों में कहते हैं कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्टेट, स्थिति, पोजीशन, उसकी आकृति, साइज या उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और बल एक कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर, अदिश और सदिश राशि। तो यह सदिश राशि है क्योंकि बल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक, चलिए जानेंगे हम लोग। ये तो बल की डेफिनेशन थी। अगर हम कहें कि बल का मात्रक क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर बल का मात्रक बहुत पूछा जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे बल का मात्रक। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने गति के नियम में देखा था कि न्यूटन ने अपने गति के द्वितीय नियम में बताया था कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा में और उसके समानुक्रमाती होता है। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात एमए को बताया था उन्होंने, बल के क्या होता है, ये समानुपाती। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोगों को मिलाता है, बराबर एमए। ठीक है, अगर यहाँ से एफ यहाँ क्या है, फोर्स है आपका बल, एम क्या है, मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। ठीक, ए त्वरण, मीटर यानी कि वेग परिवर्तन की दर, तो इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। तो ये तो था इसका एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक। इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम लोग दोस्त न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन। अर्थात एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। और यही अगर मैं आपसे कहूं कि मित्रों इसको सीजीएस पद्धति में बताइए, सेंटीग्राम सेकंड वाली जो पद्धति है, उसमें बल का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है, डाइन। यहाँ पे लिख लीजिए, ये एसआई पद्धति है, एमकेएस पद्धति, और यहाँ पे सीजीएस पद्धति है। और अगर बात करते हैं हम लोग, तो 1 न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के। तो ये तो आपको याद रखने हैं, ये है आपके बल के मात्रक। एफ बराबर एम ए अगर याद रखेंगे तो मात्रक कभी नहीं भूलेंगे। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन कहते हैं और इसी को डाइन भी कहते हैं सीजीएस पद्धति में। और 1 न्यूटन आपका बराबर होता है 10⁵ डाइन के। तो दोस्तों ये तो था बल की परिभाषा और बल का मात्रक। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि ये जो मैं बल की बात कर रहा हूं या हम लोग जो बल पढ़ रहे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों बल 2 प्रकार का होता है। एक, इसको 2 भागों में वर्गीकृत करते हैं हम लोग। एक होता है संपर्क बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं जिसको, और दूसरा होता है गैर संपर्क बल, गैर संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दोस्तों अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे संपर्क बल किसे कहते हैं। ऐसा बल जो किसी संबंधित निकाय पर, यानी किसी भी चीज पर जब लग रहा है, जिस पर सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात किसी माध्यम से
उस पर प्रत्यक्ष रूप से आरोपित होता है, अर्थात उसे छूकर उसके संपर्क में या सामने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जब उस पर आरोपित होता है तो इसे हम कांटेक्ट बल या संपर्क बल कहते हैं। और गैर संपर्क में क्या होता है दोस्तों कि जब कोई वस्तु पर लगने वाला बल उससे प्रत्यक्ष रूप से ना लगे किंतु उस पर लगे, ठीक है, उसे हम लोग गैर संपर्क बल कहते हैं। तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि कौन से संपर्क बल होते हैं आपके और कौन गैर संपर्क बल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संपर्क बल। मैं इनकी डेफिनेशन लगा दूंगा अभी, पहले हम लोग समझ लेते हैं उनको अच्छे से, फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संपर्क बल। इसकी भी डेफिनेशन अभी मैं लिख दूंगा, पहले इसके टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है एक आरोपित बल। आरोपित बल, ये जिसे हम लोग इंग्लिश में अप्लाइड फोर्स कहते हैं, अप्लाइड फोर्स। दोस्तों आरोपित का मतलब क्या हो गया कि जो सीधा सीधा आरोपित किया जा रहा हो, अर्थात किसी एक वस्तु या पिंड द्वारा दूसरी वस्तु या पिंड पर सीधे सीधे आरोपित बल को हम लोग आरोपित बल कहते हैं, जो उस पर सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से लगा देते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम समझें कि मुझे कोई एक कुर्सी या मेज को खिसकाना है, ठीक है, तो मैंने उसको मेज को खिसकाकर दूसरी जगह पे उसको रख दिया, तो ये क्या हो गया, उस पर डायरेक्ट हमने उस पर फोर्स लगा दिया, यह हो गया आपका आरोपित बल, अप्लाइड कर दिया, उस पर फोर्स हमने अप्लाई किया। जैसे मनुष्य का पेशीय बल हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये भी एक आरोपित ही बल है, ठीक। दूसरा अगर हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ही आता है एक जिसे लंबवत बल बोलते हैं, ऐसे हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। ये क्या होता है दोस्तों कि जब किसी स्थित वस्तु पर, स्थित हो, गति नहीं कर रही हो, और उसके संपर्क में रखी हुई स्थित वस्तु, एक स्थित वस्तु किसी दूसरी स्थित वस्तु पर रखी है, तो जो सतह होती है उसके द्वारा उस रखी हुई वस्तु पर एक बल लगता है, एक सहायक बल, जो उसकी क्या स्थिरता प्रदान करता है उसको, ठीक है। जैसे एक मेज है और मेज के ऊपर हमने एक कॉपी रख दी, तो वो कॉपी पर मेज की सतह से एक बल लगता है जिसको एक पकड़ देता है या उसको एक स्थिरता प्रदान करता है, वह होता है आपका नॉर्मल फोर्स, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, पहले आप लोग समझ लें अच्छे से। चलिए बात करते हैं, ये सब संपर्क बल हैं, संपर्क में आने से लग रहे हैं उनको, ठीक है। तीसरा होता है जो सबसे ज्यादा चर्चित आप लोगों ने सुना होगा, जिसे बोलते हैं हम लोग घर्षण बल, या इसे फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। दोस्तों घर्षण बल क्या होता है अभी तो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, फिर इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, घर्षण बल के प्रकार बताऊंगा और उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो अभी हम लोग समझेंगे, सॉरी, घर्षण बल। जब कोई गतिमान वस्तु, गतिमान यानी कि वो गति कर रही है, किसी सतह पर गति करती है दोस्तों, तो उस सतह के द्वारा उस गतिमान वस्तु पर गति की दिशा के विरोध में, अर्थात उसकी गति के विरोध में एक बल लगता है, अर्थात जैसे वस्तु गति कर रही है तो उसकी गति के विरोध में एक बल लगेगा, उस बल को हम कहते हैं घर्षण बल। ये क्या सतह लगाती है उस वस्तु पर, अर्थात समझिए कि सपोज करिए एक कार जा रही है, ये यहाँ पे सड़क पर, ठीक है, तो इस सड़क द्वारा इसके विपरीत दिशा में इसकी गति के खिलाफ, इसके विरोध एक बल लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं घर्षण बल, ठीक है। अब चौथा एक और हम समझेंगे हम लोग, जिसे बोलते हैं तनाव बल, अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं टेंशन बल। कहते हैं मुझे टेंशन मत दो, मुझे तनाव मत दो, तो वही टेंशन बल है दोस्तों। जैसे कि किसी रस्सी, धागा, केबल या तार को दो विपरीत सिरों से पकड़कर हम लोग खींचते हैं, तो उनके बीच एक तनाव बल कार्य करता है। जैसे हमें कोई धागा तोड़ना हुआ, हमने धागा लगाई, खींच दिया, ये तनाव क्या हुआ, इसी को हम तनाव बल कहते हैं, और ये सब संपर्क बल में आते हैं। एक और होता है, आप लोग समझ लीजिए, जिसे हम लोग स्प्रिंग बल बोलते हैं। स्प्रिंग बल या स्प्रिंग फोर्स। जब किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया जाए, दबाया जाए, संपीड़न करा जाए या उसको स्ट्रेच करा जाए, और उसके द्वारा उससे जुड़ी हुई कोई वस्तु पर जब वो बल लगता है दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं स्प्रिंग बल। देखा होगा आपने, बच्चे खिलौने वाली बंदूक चलाते हैं, उसे यूं दबा देते हैं और स्प्रिंग के द्वारा उस पर एक बल लगता है, और असली बंदूक में भी यही कुछ रीजन होते हैं बल लगने के, ठीक है। तो ये सब है आपके स्प्रिंग बल। तो ये 5 फोर्स मैंने आपको बताए हैं, जो होते हैं आपके कॉन्टैक्ट फोर्स, जो आपके कॉन्टैक्ट में आने पर वस्तु द्वारा दूसरे उस पर लगते हैं, ठीक है।
तो अभी मैं इनकी डेफिनेशन लिख दूंगा आपको। और चलिए हम लोग नॉन संपर्क या गैर संपर्क बल और समझ लेते हैं, उसके बाद इनकी सब डेफिनेशन एक साथ लिखते हैं, ठीक। गैर संपर्क, ऐसे बल जो वस्तु के संपर्क में आए बिना उन पे लगते हैं। इनमें सबसे पहले आता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। सबने पढ़ा हो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या होता है ग्रेविटेशनल। दोस्तों क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल होता है आपका, जो ऐसी वस्तु जिस पे द्रव्यमान है उनके मध्य में कार्य करता है। ऐसा समझिए, वस्तु दुनिया में कोई वस्तु जिस पे द्रव्यमान निहित है उस पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। अब इसका उदाहरण सीधा सीधा हमें पता है कि जैसे जब कोई हम लोग कोई वस्तु पृथ्वी से आसमान की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु ऊपर जाके फिर से वापस लौट के आती है, क्योंकि उस पर पृथ्वी के द्वारा एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जो उस वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल देखें तो सूर्य के चारों ओर जब ग्रह परिक्रमा करते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल ही उनके बीच में लगता है, जो वो अपनी कक्षाओं में गति करते रहते हैं, भटकते नहीं है, ठीक है। तो ये तो था गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा आपने पढ़ा होगा, कई पूछ लेते हैं चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, तो हम लोग बताते हैं G/6 है पृथ्वी की तुलना में, ठीक है। उसी को बात हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसी तरह एक स्थिर विद्युत बल, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं अगर चाहो, स्थिर विद्युत बल। तो ये क्या होता है आप लोग समझेंगे कि दो आवेशित पिंडों, मैंने आवेशित कहा है अर्थात वो चार्ज्ड होने चाहिए, उन पे कोई आवेश होना चाहिए, उनके मध्य लगने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अगर इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो कभी हम लोग बचपन में खेलते थे, क्या करते थे, कंघी को कपड़े में रगड़ते थे, फिर उसको जब हम लोग कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते थे तो वो टुकड़े क्या होते थे, कंघी के पास आकर्षित होते थे। तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करता था, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। और ये कैसे हैं, गैर संपर्क बल हैं। इसी प्रकार का तीसरा देखें चुंबकीय बल। चुंबकीय बल इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अब ये चुंबकीय बल क्या होता है दोस्तों, तो दो आवेशित इसमें भी आवेश होना चाहिए, ठीक है। आवेशित वस्तुएं पिंडों के बीच जब एक आकर्षण और एक प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बल कार्य करते हैं तो उन्हें हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो समान आवेश होंगे जैसे प्लस प्लस, तो वो एक दूसरे को क्या कहेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर फेंकेंगे, और अलग अलग आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक में हम लोग देखते हैं ना कि नॉर्थ पोल को क्या करता है, प्रतिकर्षित कर देता है, और साउथ और नॉर्थ आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये तो कुछ थे आपके गैर संपर्क बल, ठीक है। तो अब इनकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे। मैं इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखे दे रहा हूँ, और जो आप लोग अपने नोट्स बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फोर्स में आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए 1 मिनट के लिए रुकेंगे हम लोग। तो ये तो है आपके संपर्क बल, जिसमें मैंने आरोपित और लंबवत बल दोनों की डेफिनेशन लिखी है, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो था आपका घर्षण बल, जब गतिमान वस्तु पर सतह द्वारा उसकी गति के विरोध में लगे बल को घर्षण बल कहते हैं। सड़क द्वारा कार के पहियों पर लगा हुआ बल। फिर तनाव बल, जब किसी रस्सी, तार, केबल, धागा आदि के दो विपरीत सिरों को खींचने पर उसके मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम तनाव बल कहते हैं। तार का खींचना, रस्सी का खींचना आदि। लिख लीजिए ये डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। और ये स्प्रिंग बल, किसी संपीड़ित या खींची हुई स्प्रिंग द्वारा उससे जुड़ी वस्तु पर लगने वाले बल को हम स्प्रिंग बल कहते हैं। तो ये तो थे हमारे संपर्क बल 5। अब हम लोग गैर संपर्क बल की डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये तो आप हमारे हैं, जो पहले हमने संपर्क बल पढ़े, अब ये है यहाँ पे गैर संपर्क बल, ठीक है, जो बिना किसी संपर्क में आए हुए लगते हैं। इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबकी। मैंने समझा तो दिया ही आपको। गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल जो द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों के मध्य कार्य करता है। जैसे ऊपर हुई फेंकी हुई वस्तु का जब पृथ्वी वापस आता है तो वह वस्तु के बीच में और पृथ्वी के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। फिर स्थिर विद्युत बल, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं हम लोग, दो आवेशित पिंडों के मध्य कार्य करने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। तीसरा है आपका चुंबकीय बल, कि जो दो विद्युत आवेशी, ठीक है,
कणों के पर इनमें विद्युत आवेश होना चाहिए। कणों पर कार्यरत आकर्षण और प्रतिकर्षित बल को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। तो ये तो थे हमारे संपर्क और गैर संपर्क बल। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग प्रकार के बल। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई एक पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, सपोज करिए कि ये वृत्ताकार पथ है, मैं इसकी पहले डेफिनेशन डाल देता हूं, आप लोग पढ़ेंगे अभी अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। तो अब आप लोग इसकी डेफिनेशन समझेंगे कि वृत्तीय पथ पर, ये एक वृत्तीय पथ है, गति करता हुआ, मान लो कोई पिंड है यहाँ पे गति कर रहा है, इसे ए है, इसका वेग ऐसा जा रहा है v, फिर आगे मान लीजिए यहाँ पे ये आ गया, इसका वेग यहाँ जा रहा है, फिर मान लीजिए यहाँ आ गया एक c पर, इसका वेग ऐसा जा रहा है v। तो जो वृत्तीय पथ पर कोई पिंड जब गति करता है तो इस पर लगे हुए विभिन्न बलों में या इस पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल हमेशा इसके केंद्र की ओर, ठीक है, इसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, F से डिनोट करते हैं। इस बल को हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभि मतलब की ओर, केंद्रीय मतलब केंद्र की ओर। तो जब कोई पिंड किसी वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर लगे हुए बलों में से एक बल हमेशा केंद्र की ओर कार्य करेगा। इस बल को हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं दोस्तों। और इसी अभिकेंद्रीय बल के कारण वृत्तीय गति संभव है, अर्थात इसके अभाव में वृत्तीय गति नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इसके अगर उदाहरण हम लोग देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के, तो जो ग्रही पिंड परिक्रमा करते हैं सूर्य की, तो उनके बीच में क्या ये अभिकेंद्रीय बल ही लगता है दोस्तों, ठीक है, चारों ओर जो परिक्रमा करते रहते हैं। या इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जैसे किसी पत्थर में हम लोग रस्सी बांध लेते हैं और उसको अगर घुमाएं, ठीक है, तो उस पर जब पत्थर और हाथ पे घुमाने में जो तनाव हुआ उत्पन्न धागे में, उसके कारण एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हो जाता है और पत्थर वृत्तीय गति करने लगता है। और अगर हम लोग करते करते इसको ऐसे छोड़ दें तो वो क्या करेगा, फिर वृत्तीय गति नहीं रह जाएगी, फिर वो एक सीधी रेखा में गति करने लगता है, ठीक है। तो वृत्तीय गति क्यों संभव है, जब अपकेंद्रीय बल वहां लगता है। और एक एग्जाम्पल आप लोग ऐसे देख लें कि जैसे किसी मोड़ पर जब गाड़ी घुमाते हैं हम लोग वृत्ताकार पथ पर या वक्रीय पथ पर, तो वहाँ पे भी एक अभिकेंद्रीय बल लगता है, इस कारण गाड़ी हमारी मुड़ती है। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी हम लोग जैसे मोड़ पे साइकिल लेके निकलते हैं और जैसे मोड़ आई तो हम लोग अपने शरीर को झुकाते हैं एक तरफ, या कभी बाइक रेसिंग देखिए उसमें भी झुकाते हैं, जिससे हमारा एक केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगता रहे और हम लोगों की स्थिति बनी रहे, ठीक है। तो ये तो था अभिकेंद्रीय बल। इसी तरह एक बल और कार्य करता है, दो पढ़ने हैं आपको, एक अपकेंद्रीय हो गया, एक होता है अपकेंद्रीय, मतलब एक केंद्र की ओर और एक केंद्र से दूर, ठीक है। अप माने दूर, अर्थात जब कोई पिंड गति कर रहा है, इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं वी ए, इस पे भी यहाँ पे वेग वी हो रहा है, यहाँ हमारे सी है, इसका भी वेग इधर की ओर लग रहा है सी। तो अभी हम लोग बताए एक केंद्र पर, लेकिन ये अब क्या होता है कि इस पे भी एक केंद्र से दूर की ओर लगता है एक बल, ठीक है, इधर दूर की ओर जाएगा बल, केंद्र से दूर की ओर एक बल कार्य करता है। या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि वृत्तीय गति पर या वृत्तीय पथ पर गतिमान पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में या इसके विपरीत एक बल केंद्र से दूर लगता है, उसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। इसका उदाहरण सीधा सीधा क्या होगा, इसका उदाहरण सीधा सीधा होता है जब हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं दोस्तों, तो कपड़े क्या होते हैं, दूर की ओर फेंकते हैं, आपने देखा हो, ठीक है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि जब दूध से हम लोग दही बनाते हैं, उस पर मशीन चलाते हैं, तो दूध क्या होता है, छिटकता है, फैलता है दूर की ओर, किस बल के कारण, वह होता है आपका अपकेंद्रीय बल, ठीक है। जो केंद्र की ओर लगता है वह अभिकेंद्रीय हो गया, और जो केंद्र से दूर लगता है वह होता है आपका अपकेंद्रीय बल, ठीक है। इसकी चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन लगा दूंगा। पहले हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। ये तो आपके अपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल हो गए, ठीक। अब दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे बल आघूर्ण,
क्या पढ़ेंगे? बल आघूर्ण। इसे अंग्रेजी में टॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्क। बल आघूर्ण क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, वह बल, ठीक है, जो किसी पिंड में, बहुत सिंपल परिभाषा बताता हूं मैं, जो आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी, दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल समझना है। इसमें पीछे घूर्ण लिखा है, आगे बल लगा है, देखेंगे, वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न कर दे, ठीक है, उसके रोटेट कर दे, उसे ट्विस्ट कर दे, क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। और यह बल जो उस पिंड के जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे उसकी हम अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष या एक्सिस। और वह जो पिंड होता है इसी एक्सिस के घूर्णन करता है। तो क्या हुई इसकी डेफिनेशन? वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न कर दे, क्या कहलाएगा? बल आघूर्ण। और जो पिंड होगा वो किसके चारों ओर करेगा घूर्णन? अपनी अक्ष के, ठीक। बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है दोस्तों, और अगर हम लोग इसको देखें तो इसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, एज टी बनता है इसका, ठीक, टाउ से। और ये टाउ किसके बराबर होता है? जो बल हम लोग लगाते हैं एफ गुणे, और जो बल से लगने वाली उस केंद्र तक की दूरी होती है एन, उसके बराबर होती है। तो इसका मात्रक क्या बन गया? बल का हो गया न्यूटन गुणे मीटर, तो इसका हो गया न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण का क्या होता है? मात्रक न्यूटन मीटर, ठीक। अब मैं इसको समझाऊंगा और अच्छे से कि बल आघूर्ण होता क्या। दोस्तों क्या है कि बल आघूर्ण तभी कार्य करता है जब उसकी उस अक्ष से दूरी अधिक हो। अर्थात आप सपोज करिए कि आपको मान लीजिए एक पेंच लगाना है दीवार पे, और हमने पेचकस का प्रयोग करा, ठीक है। तो पेचकस क्या करता है? पेंच को घुमाता है, यानी वहां वो क्या कर रहा है? बल आघूर्ण का कार्य हो रहा है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य कर रहा है ये, ठीक है। अब बल आघूर्ण से क्या, अगर हम लोग पेचकस को आगे मुंह से पकड़ के घुमाएंगे तो उस पर उतनी बल नहीं लगेगा। क्या होगा? जब हम पीछे मुट्ठे से पकड़ के घुमाएंगे तो उसमें ज्यादा ताकत लगेगी और पेंच आसानी से लग जाएगा। तो सीधी बात है कि बल आघूर्ण उतना ही ज्यादा होगा जितना उसकी दूरी ज्यादा रहेगी, ठीक है, केंद्र से। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसा कि सपोज करिए हम लोगों का ये दरवाजा है, यहाँ पे कब्जे लगे होते हैं, तो हम लोग जो हत्था लगाते हैं हैंडल हमेशा से दूर लगाते हैं जिससे ये आराम से दरवाजा खुल सके। नहीं तो क्या, अगर हम यहाँ हत्था वाले लगा दें इसके पास में तो ताकत नहीं लगेगी, और दूरी जब नहीं लगेगी तो ताकत नहीं लगेगी, ये मुड़ेगा नहीं, घूमेगा नहीं, ठीक। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और होता है, आपने गाँव में देखा होता है कि हम लोग गन्ने से रस निकालने के लिए कोल्हू लगा लेते हैं और उसे दूर कहीं बैलों से, इस खंबे से कहीं दूर से गायों से बांध देते हैं। पास से बांधेंगे तो बल नहीं लगेगा, दूर से जब घुमाएंगे तो बल आघूर्ण अच्छा काम करता है। इसी प्रकार आप देख लीजिए हैंडपंप में, हैंडपंप के हत्थे के ऊपर से आप अगर मारोगे तो पानी सही नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप दूर से मारोगे तो पानी सही निकलेगा। तो ये होता है आपका बल आघूर्ण। क्या? वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन या ट्विस्ट, रोटेशन या ट्विस्टिंग उत्पन्न कर देता है, बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, और इसका ये बल आघूर्ण उतना ही अधिक होगा जितना हम लंबी दूरी का प्रयोग करेंगे उसके केंद्र से या उसकी अक्ष से, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था बल आघूर्ण। अब कुछ और पढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग ये दोनों डेफिनेशन जो मैंने आपको अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल पढ़ाया उसकी, और जो बल आघूर्ण पढ़ाया उसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देख लेते हैं, अपकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल की मैंने परिभाषा लिख दी है। इसमें क्या होगा कि जब कोई पिंड किसी वृत्त पर गति करता है तो उस पर क्या होता है? केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, ठीक है। जो केंद्र की ओर करेगा वह तो होगा आपका अपकेंद्रीय, और जो केंद्र से दूर करेगा अर्थात इसे बाहर की ओर, वह होता है आपका अपकेंद्रीय, ठीक है। देख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। वृत्तीय पथ पर गतिशील पथ पर पिंड कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल क्या है? तो सदैव केंद्र की ओर होता है, वह कहलाता है अभिकेंद्रीय। जो केंद्र से दूर जाता है वह अपकेंद्रीय। चलिए देखते हैं बल आघूर्ण की डेफिनेशन को। तो दोस्तों बल आघूर्ण की भी डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पर, अगर आप लोगों को लिए नोट्स बनाना हो तो आप लोग लिख सकते हैं इसको। मैंने बताया कि बल वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न कर दे, बल आघूर्ण कहते हैं उसको। बल आघूर्ण जो बल से घूर्णन उत्पन्न हो जाए, टॉर्क, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। टाउ इंटू एफ एल को आप लोग याद रखेंगे हमेशा। और इसके एग्जाम्पल हैं पेचकस से पेंच को खोलना, कब्जे को से हैंडल का दूर होना, हैंडपंप के हत्थे से दूर से ताकत लगना, या कोल्हू के बैलों का दूर होना। ये सब बल आघूर्ण के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जो बल में
देखिए मैं बल में दो ही चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ बल के टॉपिक में दोस्तों, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो घर्षण बल, जो मैं से अच्छे से थोड़ा भी आपको और बता दूंगा, वो तो छोटी सी डेफिनेशन दे दी थी मैंने संपर्क बल वाली। और एक होता है उत्तोलक, ज़्यादातर उत्तोलक बहुत आते हैं बल से, तो वही हम लोग अब पढ़ेंगे उत्तोलक। उत्तोलक क्या है दोस्तों? इसे अंग्रेजी में हम लोग लीवर कहते हैं, ठीक है। उत्तोलक दोस्तों, इसकी डेफिनेशन मैं लिख दूंगा, परेशान ना हो, अच्छे से डेफिनेशन लिख दूंगा। पहले समझते हैं हम लोग उत्तोलक क्या होते हैं दोस्तों। उत्तोलक वस्तुतः एक आपकी सरल मशीन होती है, और यह सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं कि उत्तोलक किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि यह बल आघूर्ण यानी टॉर्क के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब उत्तोलक क्या है दोस्तों, ठीक है। उत्तोलक में कोई एक सीधी या टेढ़ी छड़ हो सकती है, या कोई एक जटिल संरचना वाले उपकरण हो सकते हैं, ठीक। तो उत्तोलन में भी तीन भाग होते हैं दोस्तों। उत्तोलक में आपके एक होगा आपका आलंब, दूसरा होगा आपका आयास, और तीसरा होगा आपका भार, ठीक है। तो ये होते हैं आपके उत्तोलक में। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आलंब क्या होता है आपका, ठीक है। आलंब, आलंब का मतलब दोस्तों, आलंब आपका वह बिंदु होता है उत्तोलक का, या वह केंद्र होता है जिसके चारों ओर आपका जो छड़ होती है वो घूम सकती है, ऐसे समझिए आप, ठीक है। आलंब को मैं भी और अच्छे से समझाऊंगा आपको। इसको हम लोग एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है आपका आयास। आयास क्या होता है दोस्तों? तो जब हम लोग उत्तोलक प्रयोग करते हैं, तो उस समय जो लोग हम लोग उत्तोलक को जैसे किसी चीज़ को उठाते हैं, या उसमें जो प्रयुक्त बल होता है वह आपका कहलाता है आयास। इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, जब जो बल होता है प्रयुक्त, जहाँ पे बल लगता है। तीसरा होता है भार। तो सीधी बात है कि उत्तोलक से जो हम लोग भार को उठाते हैं, जो लोड उठाते हैं, वह होता है आपका भार। इसे हम लोग डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी मैं आलंब, आयास और भार तीनों की डेफिनेशन लिख दूंगा। अब समझते हैं हम लोग कि इनके आधार पर उत्तोलक को हम लोग दोस्तों तीन भाग में बांटते हैं। आलंब, आयास और भार के अनुसार उत्तोलक को तीन भाग में विभाजित करते हैं। एक होता है आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक। तो सबसे पहले हम यहीं से समझते हुए चलते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं। दोस्तों प्रथम प्रकार के उत्तोलक क्या, वह लीवर, वह मशीन जिसमें आलंब, आयास और भार के मध्य में होता है। ध्यान रखना आपको, भार और आयास के मध्य में आपका होगा। आप लोग इतना छोटा सा बना लेंगे तो हमेशा आ जाएगा आलंब, ठीक। तो जब आलंब भार और आयास के मध्य में आ जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग प्रथम प्रकार के उत्तोलक। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सपोज करिए एक तराजू है, ठीक है, और यहाँ पे उसका एक कांटा है जी। तो हम लोग देखते हैं तराजू क्या होता है, कांटे के ऐसे चारों तरफ मूव करता है ना, तो ये है इसका आलंब। और सपोज करिए यहाँ पे अगर आपका वेट रखा है जो उठा रहे हैं, और यहाँ पे हो गया उसका आयास, तो तराजू आपका कैसा हो गया, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। इसी प्रकार अगर हम लोग कैंची देखें, तो यहाँ से घूमती है ना, मैंने आपको क्या था, आलंब वह होता है जहाँ छड़ या वो मशीन घूमती है। तो यहाँ पे घूमती है कैंची, कैंची चलाते हैं हम लोग ना ऐसे ऐसे। तो ये तो हो गया मध्य में आपका क्या, आलंब। यहाँ से अंगूठे से हम लोग काटने के लिए ऐसे ताकत लगाते हैं ना, तो ये हो गया आयास। और कोई भी कपड़ा अपना जो चीज काटेंगे वो यहाँ से काटेंगे, यहाँ होगा उसका भार। तो देखिए भार और आयास के मध्य में क्या है, आलंब, यानी कि कैंची हो गई आपकी, ठीक है, तराजू हो गया आपका, और कई चीजें, ठीक। जैसे पेचकस आप प्लास ले लीजिए आप लोग, ठीक। हाँ, यहाँ से हाथों से पकड़ते हैं, यहाँ पे पेंच लगा होता है, और यहाँ से भार को हम लोग कोई पेंच घुमाना या कोई चीज़ तोड़ना है ना, तो ये हो जाते हैं आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक, जब आलंब आपका आयास और भार के मध्य में होता है, ठीक। मैं भी इनकी डेफिनेशन लिख दूंगा, आप लोगों को बहुत आराम समझ में आ जाएगा। उदाहरण के रूप में तराजू, कैंची, प्लास, ठीक, कोई रॉड उठाने वाली छड़, ये सब आपके क्या हो गए हैं। या बच्चों वाला झूला देखा होगा आपने, बच्चे पार्क में झूलते हैं, एक सीट यहाँ पे होती है, एक सीट यहाँ पे होती है, बीच में वो ऐसे झूला टिका रहता है, तो ये आलंब हो जाता है, यहाँ वेट और आयास हो जाते हैं। तो ये सब होते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। तीन प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय।
और बस इसमें आपको इनकी पोजीशन याद करनी है, ठीक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक क्या होते हैं दोस्तों? इनमें क्या होता है दोस्तों कि इन उत्तोलकों में जो भार होता है, वेट, वो आलम्ब और आयास के मध्य में आ जाता है। अब की बार वेट मध्य में आ गया, ठीक। पहले में एफ मध्य में आया, दूसरे में डब्ल्यू आया और तीसरे में आता है पी। तो आपको बस यही शॉर्ट ट्रिक से याद करनी है, एफ डब्ल्यू पी। पहले में एफ बीच में आएगा, दूसरे में डब्ल्यू, तीसरे में पी। तो आप इसको समझते हैं कि जब आलम्ब और आयास यानी बल के बीच में क्या आ जाता है दोस्तों? इसके बीच में आ जाता है भार आपका, ठीक। और उदाहरण के लिए नींबू निचोड़ने की मशीन, हम लोग देखते हैं कि जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन जो होती है ऐसे होती है, यहाँ पे नींबू रख देते हैं यानी डब्बेट यहाँ जाता है और ये घूमती यहाँ से है, तो आलम इधर हो जाता है, तो ताकत यहाँ से लगाते हैं हम लोग, आयास ये हो जाता है, तो वेट कहाँ गया? बीच में। इसी प्रकार सरौता हुआ आपका काटने वाला, है ना। यहाँ से ये सुपारी को काटता है तो यहाँ से आलम्ब होता है, यहाँ से बल लगाते हैं, यहाँ पे बीच में आ जाता है फोर्स। तो ये हो गया आपका सरौता, ठीक। तो ये हो गया आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, जब वस्तु का भार आलम्ब और आयास के बीच में आ जाता है। अब तृतीय प्रकार के उत्तोलकों को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की उत्तोलकों में, एक मिनट, इस प्रकार के उत्तोलकों में हम लोग क्या है कि आपका जो आयास है, ठीक है, वह आयास आपका आलम्ब यानी एफ और वेट यानी भार के बीच में आ जाता आपकी बार, तो वह हो जाता आपका तृतीय प्रकार। जैसे चिमटा, दोस्तों हम लोग यहां से रोटी पकड़ते हैं तो एफ यहाँ, वेट यहाँ आ गया और यहां से चिमटा घूमता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो ताकत कहां से लगाते हैं हम लोग? उंगलियों से लगाते हैं चिमटा उठाने में, तो यहाँ पे आ गया आपका आयास। तो आयास अब की बार क्या हो गया? चिमटे में बीच में आ गया। इसी प्रकार मनुष्य की कोहनी ले लीजिए, आप लोग हाथ ले लीजिए और यहाँ पे सपोज करिए एक वेट रखा है, कोई उंगलियों में पकड़ के रखा है आपने, तो ये हुआ वेट, कोहनी घूमती है यहाँ से, तो बल कहाँ लग रहा है? 4 आर्म्स में आपकी लग रहा है, ये हो गया आपका आयास। मनुष्य का हाथ पे, कोहनी पे, हाथ पे या चिमटा हुआ, ये आपके कैसे हैं? तृतीय प्रकार के उत्तोलक। बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको यही याद रखना है, एफ डब्ल्यू पी का क्रम। पहले में आपका एफ, जिसे हम लोग आलम्ब कहते हैं, ठीक है, सॉरी, आपका आलम्ब बीच में आ जाता है और दूसरे में आपका वेट बीच में आ जाता है, तीसरे में आपका आयास बीच में आ जाता है, ठीक। तो इनको हम कहते हैं प्रथम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। अब देखो, इनको अंग्रेजी में अगर आपको कहना है तो फुलक्रम बोलते हैं, आयास को हम लोग एफर्ट बोलते हैं, और ये तो आपका वेट हो ही गया, ठीक है, इसलिए सिर्फ एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो ये तो थे आपके उत्तोलक जो 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, और जिसमें हम लोगों को ये याद रखना होता है एफ, पी और डब्ल्यू, ठीक। अब मैं उत्तोलकों की जो आपको डेफिनेशन यहाँ पे लिख दूंगा, इससे पहले एक चीज़ और हम लोग समझेंगे। घर्षण अभी जो पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें कुछ कम सा समझा था, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे एक बार, और बस उसके बाद वीडियो खत्म है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसको आप अच्छे से समझिए। घर्षण, जब किसी गतिमान वस्तु पर उसकी सतह द्वारा एक बल लगता है जो उसकी गति को विरोध करता है, उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। ये तो हमने पढ़ा था घर्षण बल में, ठीक। अब घर्षण बल भी दोस्तों 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्थितिक घर्षण बल और एक होता है गतिज। आप लोग नाम से ही समझ में आ गए होंगे कि जब कोई रखी हुई वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं और उस समय घर्षण उत्पन्न होता है उसे गति देने पर, वह होता है आपका स्थितिज घर्षण। जैसे एक मेज पर एक वस्तु रखी है, पुस्तक रखी है, और हमने उसको ऐसे खिसकाया, ठीक है, उसको एक गति दी, तो मेज द्वारा या उसकी सतह द्वारा उस पुस्तक पर एक बल लगेगा उसे रोकने के लिए, घिसटने के लिए, जो होता है आपका स्थितिक घर्षण बल, ठीक है। और गतिक घर्षण में हम लोग आते हैं, तो जब वस्तु की गतिमान वस्तु पर कोई घर्षण बल लगता है वह होता है आपका गतिज घर्षण बल। जैसे, और यह भी 2 प्रकार से होता है, आप लोग देख लीजिए। एक होता है लोटनिक, लोटनिक का मतलब रोलिंग से हो गया, लुढ़कती हुई चीज का, ठीक है। एक हो गया सर्पी घर्षण। दोस्तों सर्पी घर्षण मतलब जब कोई चीज किसी वस्तु पर लुढ़क ना रही हो, कैसी हो, स्लाइड कर रही हो, ठीक है, खिसक रही हो, घिसट रही हो, एक प्रकार आप कह सकते हो।
लुढ़कने में जैसे पहिए वाली गाड़ी या मोटरसाइकिल लुढ़क रही होती है, वो लुढ़कती है ना, पहिए का रोल करती है, तो वहाँ पर जब विरोध में घर्षण बल लगता है वो लौटने को हो गया। और जब जैसे सपोज करिए बिना पहिए वाली या लकड़ी की जो बच्चे खींचते रहते हैं तख्ती पे बैठा कर, उनमें कौन सा लगता है, सर्पी घर्षण बल, ठीक है, उसकी फिसलने के कारण। ठीक, तो ये तो थे घर्षण के प्रयोग। अब घर्षण के उपयोग क्या होते हैं दोस्तों, ये भी हम लोगों को सीखना है। घर्षण बल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि अगर घर्षण बल नहीं होगा तो चलती हुई कार रुकेगी ही नहीं, कभी ब्रेक काम नहीं करेंगे। जो ब्रेक होते हैं वो क्या करते हैं, घर्षण बल लगा के तो रोकते हैं। मजदूर जो दीवार बनाता है तो एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर रुकेगी नहीं, गिर जाएगी। तो घर्षण बल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। ठीक, या जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, तो अगर घर्षण बल नहीं होगा तो ये स्लाइड ही करता रहेगा, हम लिख नहीं पाएंगे। तो जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर भी घर्षण बल प्रयोग होता है। और घर्षण बल कब कम और ज़्यादा हो जाता है ये भी थोड़ा सीखना हम लोगों को। पूछ देते हैं कि जब खुरदरी जगह होती है वहाँ घर्षण बल ज़्यादा कार्य करता है, ठीक है, खुरदरी या रफ जगह पर। और जहाँ चिकनी होती है, तेल पड़ा हुआ हो है, या कभी कभी देते हैं सरसों के दाने या रेत पे हमारी गाड़ी फिसल जाती है, क्योंकि वो सतह के बीच में एक लेयर बन जाती है। ठीक, तो वहाँ घर्षण बल कम होता है। तो ये तो थे घर्षण, उत्तोलक, इनकी डेफिनेशन में लगाए दे रहा हूँ, उसको आपको पढ़ लेना है। और आपको अगर मेरा समझाया हुआ समझ में आता है दोस्तों, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूँगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद। देख लेंगे आप लोग, एक सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आलंब, आयास और भार। चलिए देख लेते हैं हम लोग। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक और तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक है, जब आलंब F हमारा फलक्रम आयास और भार के मध्य आता है, वह प्रथम प्रकार का होता है, जिसमें कैंची, तराजू, प्लास, बच्चों का झूला, कील उखाड़ने की छड़। द्वितीय प्रकार में क्या होता है कि जब भार हमारा आलंब और आयास के मध्य में आ जाता है, जैसे सरौता हुआ, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा उठाने की ठेली। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक जब आयास हमारा आलंब और भार के मध्य आ जाता है, ठीक है, जैसे चिमटा हुआ, किसान का हल और हाथ पर रखी गेंद। तो दोस्तों यहीं पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। धन्यवाद।